बात हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से। इस पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत पे गई और अब से कुछ देर पहले जो है वो ये खबर भी आई है कि मुलाकात हुई है जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके दरमियान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान में मुलाकात 1 घंटे से ज़ायद जो है वो जारी रही। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो मामलात हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अलावा और भी हैं। एक तरफ तो जो बानी पीटीआई हैं उनके साथ मुलाकात का मामला है, आज उसको अदालत ने भी सुना और ऑनलाइन मुलाकातों का मामला भी वहां पर जेर बहस रहा है। इसके अलावा फिर असम्बली के अंदर जो कौमी असम्बली है वहां पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ उनके मामलात है वो भी अभी हल तलब हैं। वहां पर भी वजारत कानून से जो है वो पूछा गया है कि क्या अपोजिशन लीडर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से आ सकता है या नहीं आ सकता। और फिर अदालतों से भी कुछ फैसले आए हैं 9 मई के हवाले से। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तर्जुमान हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपका। रऊफ हसन साहब सबसे पहले तो बताइए ये जो खैबर पख्तूनख्वा में इजलास ना बुलाने का मामला है, यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि जो मखसूस नशिस्तों पर लोग आए हैं ये हलफ ना उठाएं और ना ही ये सेनेट के इंतखाब में वोट डाल सकें। क्या इसी वजह से नहीं बुलाया जा रहा इजलास? देखिए, ये तो कंजेक्चर है ना। एक इजलास बुलाने का जो तरीका है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है और मेरी इंफॉर्मेशन ये है, मैंने आज भी मेरे 2 वकला से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि या चीफ मिनिस्टर कन्वीन करता है इजलास या फिर ऑपोजिशन रिक्वेजिशन करती है इजलास को। अगर ऑपोजिशन रिक्वेजिशन करे तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर इजलास ऑटोमेटिकली बुलाना पड़ता है या उससे पहले उसे डिले नहीं किया जा सकता। अब ये कि गवर्नर इजलास कन्वीन करने की उसके पास कुछ पावर्स है, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि नहीं है, उसके पास पावर्स नहीं है, वो नहीं कन्वीन कर सकता। लेकिन एक अच्छी बात आपने बताई है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में मुलाकात हो गई है, शायद आपस में बैठ के ये मामलात को हल कर लें। लेकिन उनका ये कह रहे हैं कि ये पहले हो जाना चाहिए था। ये बार बार होता है कि हमारे मामलात जो है वो अदालतों के पास जाते हैं, वो भी अब अदालत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो है वो अदालत के अंदर जो है वो गई है। लेकिन उनका कहना है कि आर्टिकल 140 है, 109 है और उसके लिए हलफ के लिए जो असेंबली का इजलास है वो गवर्नर बुला सकता है। क्या इस पे कोई आपकी रहनुमाई की वकला ने? जी, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि जी इजलास बुलाने की जो अथॉरिटी है वो शायद चीफ मिनिस्टर के पास है और या फिर ऑपोजिशन के पास है, जबकि वो रिक्वेजिशन करें जिसमें कि 2 हफ्ते लग जाते हैं या उससे पहले बुला लिया जाता है। ये मुझे इल्म है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो यही रहा है ना कि जी जिस तरीके से पीटीआई को डिप्राइव किया गया है हमारे रिजर्व कोटा से, जो भी है उसके महरकात हैं वो आपके सामने सबके सामने। बेसिकली उस राइट को तो आप नहीं खत्म कर सकते ना, वो राइट तो हमारा मौजूद है। तो लाजमी बात है ये मामला तो अदालतों में जाएगा और ये लंबा जाएगा, आगे से अदालतें ही फैसला करेंगी। और मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूं कि सियासी मामलात अदालतों में नहीं जाने चाहिए, तो वो सियासी लोगों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। लेकिन फिर ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जब सियासी लोग अगर आपस में बैठ के बात करना चाहें, मामलात को हल करना चाहें, तो फिर उन्हें अगर कोई गलत बात हो रही हो किसी सियासी जमात के साथ तो उन्हें एक मॉरल पोजीशन लेनी चाहिए, जैसा कि पीटीआई के साथ पिछले 2 साल में हो रहा है। तो यहां किसी सियासी जमात, हमें कोई सियासी जमात नजर नहीं आई है जिसने कि खड़े होकर कहा है कि हाँ पीटीआई के साथ ये ज्यादती हो रही है। अच्छा। तो ये भी एक इट्स अ मैटर ऑफ अटर डिसअपॉइंटमेंट फॉर अस। लेकिन ये फरमाइए ये जो टेंशन है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्या आपके ख्याल में ये होनी चाहिए कि एक तरफ गवर्नर है और अभी असेंबली का आगाज है और आगाज में ही जो है वो गवर्नर एक तरफ खड़े हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं, तो ये टेंशन होनी चाहिए क्योंकि ये सूबे के लिए तो दुरुस्त नहीं है, सूबे के लिए तो कुछ खुशाइन बात नहीं है। देखिए, आइडियली तो नहीं होनी चाहिए। आइडियली जो आईनी मामलात हैं वो खुश उसलूबी से आगे बढ़ने चाहिए और वो आइन मौजूद है, आइन को रेफर किया जा सकता है, आपस में बैठ के बात की जा सकती है, वो सारा कुछ है। लेकिन एक एजेंडे का एक हिस्सा नहीं लगता आपको भी कि अगर आप सोचें तो क्या पिछले खासकर 9 मई से जो हम पीटीआई के साथ हो रहा है, जिस तरीके से हमें डेसिमेट करने की कोशिश की गई है, क्या मैं एक सियासी इंसान, ज़हन रखने वाले इंसान के तौर के ऊपर ये नहीं सोच सकता कि ये भी उसी एजेंडा का हिस्सा है कि जी जबरदस्ती आप हलफ दिलवाएं और जबरदस्ती जो है फर्दर पीटीआई को दीवार के साथ लगाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला कहीं ना कहीं तो खत्म होना पड़ेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर है, वहां पर बावजूद इसके कि अगर उनको मखसूस नशिस्तें ना भी मिले, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में नशिस्तें हैं कि वहां पर पार्लियामान के अंदर कम से कम तहरीक इंसाफ को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए,
सियासत में एक एक सीट मैटर करती है। अब हमारी सीट जो कोटा हमसे लिया गया है, जो हमें नहीं दिया जा रहा, और हम उसको फील करते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी गलत है और वो लीगली भी गलत है, मॉरली तो गलत है ही है, वो नहीं दिया जा रहा, तो वो मैटर करता है। तो हमें हमारा हक तो है ना कि हम जद्दोजहद करें, उसको लेने के लिए कोशिश करें, तो वो हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि बाकी जो दूसरी सियासी जमातें हैं जो हमारे ऑपोजिशन में हमारे खिलाफ वो सफारा हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा कि किस हद तक वो पीटीआई को दबाते जाएंगे, किस हद तक वो पीटीआई के ऊपर जुल्म और कहर नाजिल करते जाएंगे, और ये भी उम्मीद लगा के बैठेंगे कि पीटीआई जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी इन अप्रोप्रिएट मैनर। ऑब्वियसली हम लोग आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो ये हमारा हक है उसके लिए। और खासकर जो मैंने ब्रीफ आपके साथ शेयर किया उसके मुताबिक हमारी इंफॉर्मेशन ये है, और मुझे बताया भी ये गया है कि वो गवर्नर साहब जो है वो इजलास बुलाने की उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मौजूद नहीं। लेकिन कुछ मामलात के अंदर तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात थे, खासतौर पर वजीर आला के हवाले से उन पर जो केसेस हैं उनकी जमानत अभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस के अंदर भी हमने देखा जो है वो जमानत गुज़िश्ता रोज मंजूर हुई, इससे पहले भी उनको जो हिफाजती जमानत थी वो भी मिली। तो ये भी आप समझते नहीं कि कोई थोड़े जरा ऐसे इशारे हैं कि जिनको देखकर आगे बढ़ा जा सकता है खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान? अब मुझे पहले इस चीज का आपको रैशनल बता दें कि जी पहले आप लोगों के खिलाफ गलत मुकदमात कायम करें और फिर उनके साथ जो कुछ हुआ है, अली अमीन गंडापुर के साथ क्या हुआ, 3 महीने तक कहाँ थे ये, कहाँ थे ये? इसके अलावा और हमारे दर्जनों लोग थे, वो कहाँ थे, कहाँ लेके गया? तो ये तो, और उसके बाद अगर आप अदालत वो बेल आउट कर दे या हमें उसके वो दे दे, तो हम ऑपोजिशन के मशकूर हो जाएं कि जी आपने बड़ा करम किया है कि जी आपने हमारी बेल को अपोज नहीं किया। ये इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का, अनफॉर्चुनेटली मैं बदकिस्मती से कह रहा हूं ये, कि कोई रोल नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने लिए एक परमानेंट पोजीशन बनानी है इस मुल्क के फ्यूचर में, मुस्तकबिल में, तो उन्हें फिर जैसा कि आपने फरमाया कि इसको बैठ के अपने मामलात को तय करना पड़ेगा, और उसमें उनको देखना पड़ेगा कि पीटीआई के साथ वो सब लोग मिलकर PDM 1 और नाउ PDM 2 ये और इंटरम गवर्नमेंट ये क्या कर रही है, क्या किया है? कुछ बहस इस बात पर भी चल रही है कि क्या कुछ हवा बदली है या नहीं बदली। 9 मई के मुकदमात के हवाले से अदालत ने भी कुछ बहुत सारे लोगों की जमानतें भी मंजूर की, फिर इमरान खान के खुद 2 केसेस में अगर मैं गलत नहीं हूं उनकी बरियत हुई, तो 4 केसेस के अंदर। तो आपको लग रहा है कि कुछ हालात जो है वो बदले हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, या हवा का रुख जो है वो जिसे हम कहते हैं कि वो कुछ बदला है? नहीं, मुझे ये एहसास नहीं हो रहा जी। देखिए वो छोटे मुकदमात थे, बिल्कुल वो नॉन एग्जिस्टेंट मुकदमा किस्म के मुकदमात थे। जो बड़े बड़े मुकदमात थे उसमें तो आपने 31 साल की सजा दी हुई है खान साहब को, उनकी बेगम साहबा को। तो वो मुकदमात जिनका मैं उनको कहता हूँ फेक हैं, फैब्रिकेटेड है एंड फ्रॉडुलेंट है, उन मुकदमात में आपने 31 साल की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सजा दी हुई है। तो वो वहां देखे ना कि वहां क्या कर रही है रियासत, वहां हुकूमत क्या कर रही है, वहां उनका रवैया क्या है, किस किस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, जब अदालतों में जाते हैं तो किस किस तरीके से डिले करने की कोशिश की जा रही है। अदालतें अनफॉर्चुनेटली, मैं आपके प्रोग्राम में बैठा हूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा उसके बारे में कि उनका जो रोल रहा है, जो बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में जो उनका रोल है, वो कोई इतना एलिवेटिंग रोल नहीं है। अच्छा। तो अगर ये छोटे छोटे मुकदमात में खान साहब को उन्होंने बेल दी भी है, तो मैं फ्रेंकली मैं इसको इस तरीके से नहीं जांचूंगा कि जी ये किसी बड़ी बेल आउट की कोई पेशनामा है। लेकिन अब एक चीज जो कि तहरीक इंसाफ के हवाले से बार बार हुकूमत की तरफ से कही जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी कर रही है, और चाहे वो EU को खत लिखने का मामला हो, IMF का मामला हो, US में ये जो कांग्रेशनल हियरिंग हमने देखी, अब तो ये जो एक टैग है शायद जो तहरीक इंसाफ के साथ जो वो लगाने की कोशिश की जा रही है, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? भाई ये मुल्क दुश्मनी जो है, 76 साल से हम यहाँ हुब्बुल वतनी के और गद्दारी के मेडल बांटते आए हैं, और इन द प्रोसेस सुनो हमने आधे से ज्यादा मुल्क गंवा दिया है, बदनामी कमाई है। क्या यही रह गया है सिर्फ हुकूमतों के लिए, अदालतों के लिए, बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं या जो पावर सेंटर्स हैं उनके लिए, कि जी आप लोगों की हुब्बुल वतनी को गेज करते रहें और लोगों की गद्दारी के बारे में आप तमगे उनको देते रहें, या उनको ये ख़त्म होना चाहिए। हमारे से ज़्यादा हुब्बुल वतन जमात जो है वो पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई ना हो। खान का कसूर क्या है? इमरान खान का कसूर ये है कि वो खड़ा हुआ है पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए, पाकिस्तान की फ्रीडम के लिए और पाकिस्तान की आवाम की हकीकी आज़ादी के लिए। उसके
कॉन्टेक्स्ट में उनको ये सजा दी गई है। अभी आप जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें पीटीआई का तो कोई अमल दखल नहीं है, वो तो पाकिस्तान का डायस्पोरा है, लेकिन जो आपका पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वहां, जो बाहर रहने वाले हैं वो क्रेडिट तो ले रहे हैं, जो अपने आप को पीटीआई का बिल्कुल लेना चाहिए, क्लेम करते हैं, वो क्रेडिट लेते हैं कि ये हमारी वजह से जो है वो डोनाल्ड लू को जो है वो बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल होगा। देखिए वहां वो एक जमहूरी मुल्क है, वहां हर इंसान की आवाज में एक वजन है और वो मैटर करती है। ये हमारी तरह तो नहीं है कि जी भेड़ बकरियों की तरह हमें वो काते फिरे। तो वहां अब डायस्पोरा इज अ वेरी पावरफुल डायस्पोरा। हमारा ये भी मैं मानने को तैयार हूं बिल्कुल कि वो प्रो पीटीआई डायस्पोरा है, बहुत मैसिवली प्रो पीटीआई। तो ये क्या आप उनको एंडोर्स करते हैं या नहीं करते? जो उन्होंने कन्वीन किया ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वहां का। अच्छा, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक। उन्होंने कोई मतलब क्या किया है, उन्होंने अर्ज किया है उनको कि जी आप मिलके आप ये कांग्रेशनल हियरिंग करिए, दिस इज अ रूटीन मैटर। आपको नहीं लगता इसकी वजह से रियासत के लिए मसाइल पैदा होते हैं? मिसाल के तौर पर, क्योंकि ये कुछ लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि हमारी जो निगोशिएटिंग पोजीशन है, चाहे वो IMF के हवाले से हो, यूरोपीय यूनियन के हवाले से हो या अमेरिका के हवाले से हो, और खासतौर पर मुआशी मामलात में, तो जब ये मामलात जो है वो इनके सामने जाते हैं, इनको खत लिखे जाते हैं, उनके सामने ये प्लीड किया जाता है कि इन मामलात पर जब वो नोटिस ले तो वो हमारी निगोशिएटिंग पोजीशन को कमजोर कर देते हैं। तो रियासत को क्या पड़ी है कि वो इलेक्शंस में फ्रॉड करे? रियासत को क्या पड़ी है कि वो अवामी मैंडेट को जो है वो हाईजैक करे? रियासत को क्या पड़ी है कि वो इस किस्म के जराइम कमिट करे? किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये किया जाता है? और वो चाहते हैं कि वो सब कुछ करते रहें और हम अपने जुबानों के ऊपर ताले लगा के बैठ जाएं, अपने हाथों में हम जंजीरें बांध लें और बैठे रहे कि जी ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। देखिए भाई, ये वक्त है रेजिस्टेंस का। अब अवाम ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये आपके सामने है। पिछले 2-3 महीने की तारीख देख लीजिए, पहली दफा है कि इतने एक शख्स जो कि जेल में है, एक शख्स जिसकी पार्टी को वर्चुअली डेसिमेट कर दिया गया है, एक शख्स जिसकी टॉप लीडरशिप को उठा लिया गया है, जेलों में डाला गया है, उनको फोर्सिबली कन्वर्ट करवाया गया है, उस मुल्क के अवाम ने उस शख्स की पॉलिटिकल पार्टी को 80% मैंडेट दिया। अच्छा, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख में, बल्कि दुनिया की पॉलिटिकल तारीख में आपको नहीं मिलेगा। शायद 2-4 जगह मैं उसको